हाँ, वही 0 FIR है कि पहले आप जब करते थे कि जहाँ जिस एरिया में आपका क्राइम हुआ है उसी नियर बाई थाने में जाकर करना पड़ेगा। अब 0 ऑनलाइन एविडेंस के लिए मतलब एविडेंस इकट्ठा करते वक्त आपको वीडियो बनाना मस्ट हो चुका है। मतलब रेप सिर्फ लड़कियों को हो सकता है कि लड़के का रेप नहीं हो सकता है। जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है इसमें। लड़कियों के ऊपर लोभ देकर कि चलो हम तुमसे शादी करेंगे या लोभ देकर कि हम तुम्हें जॉब लगा देंगे, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाता था। निर्भया कांड के बाद हुआ था कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को 16 सेकंड तक कंटिन्यू आई कांटेक्ट करता है, अच्छा, तो लड़की चाहे तो उसको। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है जहाँ पे अलग अलग कानून पास हो रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन चल रही है। उसी में से 3 ऐसे कानून जिसके नाम बदले गए और उसमें कई धाराएं जोड़े गए, उसके ऊपर बात करेंगे। चूँकि 1 जुलाई से वो लागू हो चुका है, तो आज हम इसी पे एक एक करके बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे इसमें क्या चैलेंजेज है। हमारे साथ अनुज हैं जो कि अनुज UPSC के एस्पिरेंट हैं। और अनुज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 3 कानून आया है, जैसे तो 3 कानून का नाम क्या क्या है? IPC, CRPC और एक इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको हिंदी में कर दिया गया। आप बताइए इसके बारे में। ये जो IPC था तो भारतीय न्याय संहिता, और CRPC का नाम चेंज कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसका नाम हुआ कि भारतीय साक्ष्य संहिता, साक्ष्य संहिता, साक्ष्य अधिनियम, इस तरह से अधिनियम एक, इन तीनों का नाम अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग नाम कर दिया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पहले की जो कानून थी वो कॉलोनियल एरा की थी, औपनिवेशिक शासन के तहत। अच्छा, अंग्रेजों के समय से उस समय के जो कानून बनाए गए थे उसके सेंटर में स्टेट था, राज्य था। यानी उसके सेंटर में स्टेट था कि यानी जो अंग्रेज कानून बनाए उसका मुख्य उद्देश्य था अपने कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना। और वहाँ पे जो दंड देने की प्रक्रिया थी वो दंड देने की प्रक्रिया थी। वहाँ पे दंड देने या अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए दंड की व्यवस्था थी। और ये जो नया कानून आया है ये दंड देने नहीं बल्कि न्याय देने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। हाँ, मुझे याद है अमित शाह ये पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि ये दंड की नहीं बल्कि न्याय की प्रक्रिया है। क्योंकि इसके सेंटर में, पहले के सेंटर में कौन था कॉलोनियल एरिया में? स्टेट था। अब इसके सेंटर में व्यक्ति है। अब जो भी कानून बनेगा व्यक्ति के आसपास से ही, जिससे व्यक्ति की न्याय मिल सके, व्यक्ति का उद्धार हो सकते, व्यक्ति का विकास हो सके, उस हिसाब से कानून बनेगा। इसी के रिगार्डिंग ये कानून लाया गया है और उसके नामों में कुछ प्रावधान में चेंज किया गया है कुछ। मतलब इसमें जो मेजर चेंजेस है, क्योंकि कानून जहाँ तक मुझे पता है IPC को मतलब बेसिकली हिंदी में कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये है। उसके बाद थर्ड है जो हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। 3 है बेसिकली। और हम लोग जब बात करते हैं IPC के, तो इसमें क्या मेजर चेंजेस हुए हैं जो कि मतलब यहाँ के सिटीजन के लिए बेस्ट है या फिर नॉर्मल सी चीज़? आप बताइए। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें क्या होता है, कोई भी कानून होता है समय के साथ उसमें परिवर्तन लानी पड़ती है। जैसे था पहले के कानून में हमारे पास ना लड़कियों के ऊपर लोभ देकर कि चलो हम तुमसे शादी करेंगे या लोभ देकर कि हम तुम्हें जॉब लगा देंगे, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाता था। तो पहले में ये समय नहीं था। इसमें नया जोड़ा गया है कि अगर इस प्रकार से कोई आपको लोभ देकर इस प्रकार से आपको 12 लाख 10 लाख आपके हैं, इसमें आपका जोड़ा गया है। दूसरी क्या है, मॉब लिंचिंग का। पहले कानून में मॉब लिंचिंग का भी नहीं था कि अगर मॉब लिंचिंग हो जा रहा है तो उसके इसमें नया मॉब लिंचिंग का जोड़ा गया है। इसमें 0 FIR भी जोड़ा गया है जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं कहीं से भी। वही 0 FIR है कि पहले आप जब करते थे कि जहाँ जिस एरिया में आपका क्राइम हुआ है उसी नियर बाई थाने में जाकर करना पड़ेगा। अब 0 FIR का मतलब है कि आप कहीं क्राइम यहाँ पे तो किसी भी थाने में कहीं से भी आप वहाँ पे FIR कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। और भी ऐसे सारे कानून है, जैसे सेडिशन था, सेडिशन को भी कुछ चेंज किया गया है, उसमें नाम चेंज किया है, खासकर नाम चेंज किया गया है। और उसके साथ साथ ही ये सेडिशन क्या बताया आपने? सेडिशन राजद्रोह, जो अच्छा, राजद्रोह को ये देशद्रोह कर दिया गया है। देशद्रोह नाम चेंज किया गया है। ऐसे प्रावधान सेम ही है, कोई ये नहीं किया है, बस नाम चेंज किया है, उसमें ज़्यादा ये नहीं हुआ है। और एक भी था कि जो पुलिस की कस्टडी में जो रहते थे पहले 15 दिन, अब उसको बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। अच्छा, हाँ। मतलब कि आप 90 दिन तक
पुलिस अपने कस्टडी कस्टडी में ले सकती है। अच्छा और एक किया गया कि FIR 14 दिन तक पुलिस उसको डिले कर सकती है, मतलब साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए 14 दिन तक FIR लिखी जा सकती है। इन सब चीज़ों पे बहुत तरह से कानून जोड़ा गया है जो उसमें अच्छा, नहीं थे। एक कानून जहाँ तक मैंने सुना है वो ये है कि कानून में ये है ऑनलाइन एविडेंस के लिए, मतलब एविडेंस इकट्ठा करते वक्त आपको वीडियो बनाना मस्ट हो चुका है, मतलब वीडियो बनाइए ताकि एविडेंस आपके पास स्ट्रांगली हो। जो हीनियस क्राइम है, अच्छा जो हीनियस क्राइम है, जैसे नाबालिगों के साथ रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सब जो हीनियस क्राइम है उनके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इम्पोर्टेंस है। अच्छा, मतलब कि रेप मामले में ये सब ज़रूरी है, जैसे कि IPC में ये नहीं आएगा, ये सब CRPC में आएगा, क्या ऐसा कुछ है? सब उस सेक्शन है CRPC, मतलब CRPC में ही आता है कि आप एविडेंस इकट्ठा कीजिए, तो उसी में आता है सब कि हाँ कि आपको कैसे ये प्रोसीजर कैसे निकालना है, किस प्रोसीजर से आपको काम करना है। जैसे नाबालिग को लेके क्या सब कानून आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। नाबालिग को लेके क्या कानून आए? वही कि अगर आपने एक नाबालिग है कि अगर आपके शादी कोई लड़की है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, फिर भी अगर उसकी शादी हो जा रही है और उसका हस्बैंड उसके साथ फिजिकल रिलेशन आता है, तो उसको भी एक क्राइम रेप की तरह पेश किया जाएगा। अच्छा, इससे मुझे जो एक ही बात याद आई है वो ये कि इस बार कानून में लड़की हो या लड़का, अगर वो किसी एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं या गलत निगाहों से देख रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर अब मतलब धारा आ चुकी है कि उनके ऊपर FIR हो सकता है, उनके ऊपर जुर्माना हो सकती है, सज़ा मिल सकता है, इन सब को लेके। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इस बार मतलब जो धारा न्यू कानून आए, न्यू मतलब ऐड हुए हैं, उसमें से ये एक है कि अगर हम किसी को अश्लील तरीके से देख रहे हैं उसके ऊपर भी उनको सज़ा मिल सकती है, तो इसका क्या गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? नहीं, जो अभी हमारा निर्भया कांड हुआ था, हाँ। निर्भया कांड के बाद एक बनाया गया था कि 16 सेकंड तक कोई अगर लड़का किसी लड़की को कंटिन्यू अगर 16 सेकंड तक देखती है तो अगर लड़की चाहे तो उसके ऊपर कंप्लेन कर सकती है। तो अच्छा। पहले प्रावधान था, लेकिन अभी इसमें वही उसको इसमें ऐड किया गया है और कुछ इसमें तो ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा, ये पहले से आपने बताया था, जैसे कि ये कब से ये निर्भया कांड के बाद हुआ था कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को 16 सेकंड तक कंटिन्यू आई कांटेक्ट करता है, अच्छा, तो लड़की चाहे तो उसको, आपको नहीं लगता कि ऐसे में मतलब कोई लड़की इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकती है? तो हर एक कानून में तो उसको मिस यूज करने के लिए तो बहुत से होते हैं। अच्छा, कि misuse तो अभी होते जो ही हैं। कानून आए हैं, जिस तरह से आपने बताया अभी एक करके, उसका अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट या मिसयूज़ क्या है? निगेटिव नहीं, उसको हम चुनौती बोल सकते हैं कि चुनौती। चैलेंजेस क्या है ये बताइए। पहले कि ये कानून जो है ना, जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है, जेंडर न्यूट्रलिटी अच्छा। यानी वायनेस है। यानी इसमें ये बताया गया है कि रेप सिर्फ लड़कियों को हो सकता है, कि लड़के का रेप नहीं हो सकता है। जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है इसमें, लड़के के भी रेप होते हैं। उस लड़कियों के लिए कोई, लड़के के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ, गॉट इट, मतलब कि लड़कों के साथ भी आज के टाइम में होता है। होता है, हाँ। तो लड़कों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है। दूसरा है कि हमने बोले कि हम एक ये था कि अगर कोई हेयरिंग हो रहा है, कोई एक एक्यूज है जो प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो पहले था प्रेजेंट तो हेयरिंग नहीं होगा, अब क्या है कि उसमें हेयरिंग होगा। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग कांड किए और भग गए, तो पहले जब तक वो व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा तब तक हेयरिंग नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अब हुआ है कि अब हेयरिंग होगा और डिजिटलाइजेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो हमें डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा न्यायालय को। हमें पुलिस प्रशासन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जब पुलिस को ट्रेनिंग नहीं होगा तो कैसे इतने लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करना। ये सब चुनौतियाँ हैं और विपक्ष ने एक आवाज़ उठाए थे कि इसको जल्दबाजी में किया गया है। अच्छा, कि- ऐसा क्यों, मतलब क्या कारण हुआ होगा? कि ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं किया गया है। विपक्ष का कहना है कि इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया और जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो एक ये भी मुद्दा है कि इसको डिस्कशन करना चाहिए। और तीसरा है कि जो 14 दिन को 15 दिन को 3 महीने बढ़ा दिया गया है। इससे क्या होती है ना कि राइट टू लाइफ का उल्लंघन होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर क्राइम नहीं किया गया, उसको 3 महीने तक जेल तक रखा गया है, 3 महीने तक अगर जेल तक है वो, तो उसके राइट टू लाइफ का एक उल्लंघन नहीं हुआ कि अगर उसने बाद में अगर उसको रिहा कर दिया कि भाई तुमने नहीं किए हो। मतलब ये बेसिकली ये हो गया कि मुझे किसी के ऊपर शक है, मैंने उसे गिरफ्तार किया और सबूत इकट्ठा करने के नाम पे मैंने उसे 15 दिन रखा जेल पहले में। 15 दिन था, अब 30 दिन हो गया है। अच्छा, अब 30 दिन हो गया, मतलब मैंने 1 महीने लगभग। सॉरी 30 दिन 90 दिन हो गया, 3 महीने हो गया है। अच्छा, ये
ये तो बेसिकली वो हो गया, एक कानून था जम्मू कश्मीर में शायद, जिसमें कि किसी की टेररिस्ट एक्ट ऐसा कुछ लगता है, एक कौन सी धारा कहते हैं उसे, जो हम नज़रबंदी बोलते हैं, नज़रबंदी कहते हैं, राइट, जो कि 370 लगने के बाद वहाँ पे लगा था और उन्हें 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। तो मतलब बेसिकली ये है कि अब हम किसी को भी, अगर हम किसी पे मुझे शक हुआ, सरकार को शक हुई कि ये आदमी सही नहीं है, ये सही नहीं कर रहा, तो उसे उठा के जेल में बंद करो, 3 महीने तक कम से कम उसे रखो और उसे घुमाते रहो आप साक्ष्य इकट्ठा करने के नाम पर। वो नज़रबंदी अलग होती है। हाँ, मतलब और ये जो अभी है इसमें है कि अगर आपके ऊपर शक हुआ कि आपने क्राइम किए हैं, तो आपको लेकर पहले दिन 15 दिन तक था कि आपको 15 दिन तक जेल में रखा जाएगा पुलिस कस्टडी में, आपको 90 दिन तक कर दिया गया है। अगर सपोज दैट अगर साक्ष्य नहीं मिला, मुझे पुलिस ने अगर कस्टडी में रख लिया, साक्ष्य नहीं मिला, तो इससे हम 90 दिन तक पुलिस ने हमें कस्टडी में रख मुझे प्रताड़ित किया, प्रताड़ित कर सकती है। हमारा राइट टू लाइफ का उल्लंघन हो सकता है, हमारा जीवन यापन वहाँ पे हम जीवन कैसे जिएंगे वहाँ पे, तो इससे हमारा उल्लंघन हो सकती है। तो ये भी एक इशू है, इस पर गौर करनी चाहिए। अच्छा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में देखा जाता है जितने भी पत्रकार, खास करके जर्नलिस्ट इसमें ज़्यादा पिसते हैं। अभी अरुंधति और नाम की जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर भी ऐसे UAPA करके एक्ट लगा था, जिसमें कि हालांकि ये टेररिस्ट एक्ट था, टेररिस्ट जैसे एक्ट होती है, बट ये बात है कि 3 महीने तक अंदर कर देना और फिर उसके बाद उसे बाहर निकालना, या फिर गवाह ना मिलने पे बाहर निकाल देना, कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ एक्ट का ये उल्लंघन है। ये साथ ही मतलब उस आदमी के साथ या उस महिला के साथ क्या होगा, उनके करियर या फिर उनका सब कुछ तो रुक जाएगा उसमें। बिल्कुल, समाज में भी एक बदनामी होती है उससे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ एक और प्रोविज़न है कि FIR में पुलिस 14 दिन तक FIR कर सकती है। 14 दिन तक जो एक्यूज है वो तो साक्ष्य को मिटा सकता है ना। अच्छा, 14 दिन तक FIR कर सकती है, मतलब लिमिट है कि आप 14 दिन तक पुलिस क्या कर सकती है। आप जब कोई कंप्लेंट करने जाते हो तो उसको 14 दिन तक पुलिस डिले कर सकती है साक्ष्य उपलब्ध करने के लिए। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर 14 दिन तक डिले की वजह से क्या हो सकता है ना कि साक्ष्य मिटाया भी जा सकता है, जो एक्यूज है वो साक्ष्य मिटा सकता है। तो इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। और इसके प्लस पॉइंट अगर कहे कि इस कानून के आने के बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई है और किसी के साथ, या तो आप किसे कहेंगे, जैसे मेरे नज़र में तो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ सबसे अच्छी चीज़ हो, क्योंकि गैंग रेप अगर माइनर का कर रहा है कोई तो उसके लिए अलग प्रावधान है। अब अगर कोई मेजर जो माइनर नहीं है उनके लिए, उनके साथ गैंग रेप होता है तो उनके लिए अलग प्रावधान है कि नियम है। आपके लिए मेजर चेंजेस या बेस्ट चेंजेस क्या है? इसमें जो चेंजेस आई है कि जो पहले हम सालों सालों तक केस चलते रहते थे, अब उसको जो मेजर हिनियस क्राइम है उसको 45 दिन के अंदर में इसको आपको डिक्लेयर करना होगा। 45 दिन के अंदर में आपको ये, तो मतलब जो न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और जो न्याय डिले होती थी वो न्याय डिले बहुत कम होगी। तो ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब FIR आज हुआ और आज से 45 दिन में सारा कुछ खत्म, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी से जो हिनियस क्राइम है उसको जल्दी से निपटाना होगा। न्याय जल्दी से जल्दी देने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि लोग अच्छा जीवन जी सकें। चलिए ठीक है। और इसको लेके अभी अलग अलग बातें चल रही है, क्योंकि विपक्ष जैसे कि मुद्दा उठा रहा है इन चीज़ों को लेके कि सो ये सही नहीं है या फिर इसके ऊपर अभी बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया, इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर इन कानूनों को देखा जाए तो हर कानून में एक अच्छी चीज़ें होती है, उसकी मतलब दूसरा पहलू भी देखा जाए तो उसमें नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट था और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। और पॉजिटिव पॉइंट खास करके लड़कियों, महिलाओं और मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें जो होती थी उनके लिए अब कानून आ चुका है। तो ये मजबूती तरीके से इस सरकार में लाया गया है। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ आया और मतलब कि कैसे एक्ट काम कर रहा है या फिर कौन सा कानून आपके लिए बेहतर है या क्या चैलेंजेस हैं इस 3 कानून में, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको मालूम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।